तो आज हम लेक्चर लेने वाले हैं प्रोस्टेट के बारे में। थोड़ा सा छोटा टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं इसके बारे में। टोटल मिला के बता रहा हूँ, एनाटॉमी और जो हमारा 2-3 डिजीज एक्सप्लेन करेंगे। मेन तो हम प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी और उसके अलावा इन्फेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। कैंसर को एक्सप्लेन में बताया बार बार नहीं बताऊँगा, तो उसको हम पैथोलॉजी में एक्सप्लेन करेंगे, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ये प्रोस्टेट के केस में आपको खाली बस ये याद रखना होता है कि प्रोस्टेट में लोब्स कौन कौन से होते हैं। ये लोब्स के नाम पे होते हैं, सिर्फ 5 लोब होते हैं। प्रोस्टेट के नाम पे गए तो आप टॉपिक छोटा लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी क्लिनिकल केस आ जाता है। क्योंकि अब मैं ध्यान है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था अनाटमी में, तब वो ये प्रोस्टेट का क्लिनिकल केस आया हुआ था, जिसमें बस काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन थे, काफ़ी सीधे तौर पर पूछे गए थे क्योंकि कैंसर किस प्रोस्टेट कौन से लोब में होता है, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी किस लोब में होती है, ये मतलब अलग से क्वेश्चन थे। उसके अलावा लोब होते कितने हैं, ये चीज़ें मतलब उसमें क्वेश्चन तो उसका था वैसे कि कहते BPH का पेशेंट था, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए थे। ये विश्राम सिंह वाला ही केस था, मुझे ज़्यादा ध्यान है, आप इसको देख लेना। विश्राम सिंह वाला ही केस था कि वाट इज बिना पोस्टेड हाइपरट्रॉफी था पहला था ये क्वेश्चन, क्योंकि बिना पोस्टेड हाइपरट्रॉफी का केस था वो। हालांकि उसमें डायग्नोसिस बनाया नहीं था, हमें बनाना था, इसमें डायग्नोसिस बनाया खुद ही दे रखा है। बाकी की इसमें ये बिना पोस्टेड हाइपरट्रॉफी, उसके अलावा क्या कहते हैं कॉमन साइट ऑफ कौन सी है बिना पोस्टेड हाइपरट्रॉफी की थी, ये बताना था कौन सा लोब में था। उसके अलावा ये चीज़ बतानी थी कि पोस्टीरियर रिलेशन क्या होते हैं इसके प्रोस्टेट के, तो उसमें बात है फेशिया और ड्रेवेनिकुलर। उसके अलावा रेक्टम जो होता है हमारा, वो रहता है हमारा किसका, पोस्टीरियर रिलेशन में। कि रेट्रोवेसाइकल फेशिया जो होता है वो होता है हमारा पोस्टीरियर रिलेशन में। और उसके अलावा एक और केस बताऊँ मैं, तो केस में दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन है केस में, तो ऐसा आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। ये केस तो आया था शायद, उसमें बिना पोस्टेड हाइपरट्रॉफी को मेंशन नहीं कर रखा था, उसमें बस खाली बस की पूरे केस बना रखा था। 67-year-old मेल एडमिटेड इन हॉस्पिटल इन हिस्ट्री ऑफ पेन इन पेरिनियम डिफिकल्टी एनर्जी फ्रिक्वेंसी, और ये बताइए बी से पता लग जाता है ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, BPH ऑप्शनल पेरीरेक्टल एग्जामिनर एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ये। और इट वाज स्मूथ एंड नॉन लाउड, ये चीज़ ध्यान रखो, स्मूथ देखे तभी आपको काज करना है। वो क्या कहते हैं, आपको क्या पता करना है, बिना पोस्टेड हाइपरट्रॉफी है ये। अभी तो इसमें तो डायग्नोसिस दे दिया है, तो पता चल ही रहा है आपको, देख के पता लग रहा है बिना पोस्टेड। यदि हार्ड दे मानी चलिए इसने हार्ड दे दिया, हार्ड और क्या कहते हैं नोडुलर दे दिए, तो हार्ड और नोडुलर में किस में क्या कहते हैं CA प्रोस्टेट का सस्पेक्ट करना है। PSA आधार रह सकता है आपको, PSA आधार पे आप कर सकते हैं डायग्नोसिस, लेकिन वो बिना पोस्टेड हाइपरट्रॉफी में भी बढ़ता है। हालांकि ज़्यादा वो जरूर कि कैंसर में ही बढ़ता है, लेकिन वो बिना पोस्टेड हाइपरट्रॉफी में ही बढ़ सकता है। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एक तरीके से कि उसका आंसर है कि हमेशा बिना पोस्टेड हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। काफ़ी बार ऐसे ही केस हो सकता है और आंसर कैंसर चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, केस को पढ़ना है प्रॉपर। हालांकि अगर एनाटॉमी लेवल में तो पोस्टेड हाइपरट्रॉफी पूछेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेटिक कैंसर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो इंपॉर्टेंट होता है नहीं पढ़ा था, तो मैं इसको बाद में पढ़ाऊँगी। पैथोलॉजी आएगी, पैथोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका कॉजिक डिलीशन ग्रेडिंग वगैरह करते हैं, TSA लेवल कितना कितना नापते हैं, वो खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम तभी याद करेंगे ये चीज़। तो इसमें क्या क्वेश्चन आए थे, व्हाट इज बिना पोस्टेड हाइपरट्रॉफी, डेफिनेशन आप ले सकते हैं। उसके अलावा उसके कॉमन साइट कौन सी रहेगी तरीके से बिना पोस्टेड हाइपरट्रॉफी की, वो पता कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं पोस्टीरियर रिलेशन क्या होंगे, पोस्टीरियर रिलेशन में अगर रेट्रोवेसाइकल पाउच आ जाता है, रेक्टम आ जाता है, और उसके अलावा क्या आता है हमारा एक वो फेशिया आ जाता है, फेशिया और डेनोविलियर्स ये। उसके अलावा क्या कहते हैं टू अनाटॉमिकल कैप्सूल्स ऑफ प्रोस्टेट। अनाटॉमिकल कैप्सूल कौन से होते हैं, तो ट्रू कैप्सूल होता है एकदम अंदर ही अंदर, और बाहर जो होता है फेशिया का एक फॉल्स कैप्सूल होता है ये। उसके अलावा बात करें सर्जिकल और पैथोलॉजिकल कैप्सूल, ये तो वेन सर्जिकल पैथोलॉजिकल कैप्सूल क्या होता है, तो वेनाइन एडोमिक हाइपोट्रोफी प्रोस्टेट ऑकर नॉर्मल पेरिफेरल पार्ट ऑफ ग्लैंड बिकम कंप्रेस एंड कंप्रेस पार्ट ऑफ ग्लैंड अराउंड एडिनोमा सर्जिकल, इससे पैथोलॉजिकल। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, 4 या 5 क्वेश्चन भी कर देते थे सही ढंग से, वो सही है आपके लिए। खासकर आपको ये पता होना चाहिए कि एक तरीके से BPH कहाँ से ओरिजिनेट होता है और कार्सिनोमा प्रोस्टेट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होना चाहिए। जब BPH ओरिजिनेट होता है मीडियल लोब से, और हमारा ये वाला ओरिजिनेट होता है पोस्टीरियर लोब से ये। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं
प्रोस्टेट के बारे में। तो प्रोस्टेट के बारे में बातचीत करें तो मैं बताता हूँ, प्रोस्टेट में एक तरीके से 5 लोब देखने को मिलते हैं। अब डायग्राम किस हिसाब से बना रहे हैं वो चीज़ आप पर डिपेंड करती है, मैं इस हिसाब से बनाऊँ जैसे 5 लोब दिखे आपके ये। तो ये होता है हमारा क्या, यूरेथ्रा जा रहा है आगे से, पीछे से क्या जुड़ेगी हमारी सेमाइनल वेसिकल जुड़ती है पीछे से, और इनके बीच में कौन सा लोब आता है हमारा मीडियन लोब। ये कौन सा लोब है हमारा मीडियन लोब, सेमाइनल वेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट है। इस तरीके से अगल बगल से आकर जुड़ रही हैं। ये क्या है हमारा इस तरीके से मीडियन लोब। मीडियल लोब में क्या डेवलप होता है, मैंने बताया बीपीएच सबसे जो कॉमन डेवलप होता है वो इसमें होता है। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से सबसे करीब कौन सा लोब है, तो सबसे करीब यही लोब हो गया। एंटीरियर लोब भी करीब है, लेकिन ये क्या है एक तरीके से दोनों चीज़ों को कंप्रेस करता है, तो बीच में आता है। यदि आप उसका ऐसे भी बनाएंगे तो एक तरीके से ऐसे आता है, जैसे ये एंटीरियर हुए एक यूरिकल सा बना दिया हमने ये, फिर हमारे ये क्या है इस तरीके से क्या है वोस्टैटिक यूरिकल, फिर उसके ऊपर ये सेमाइनल वेसिकल्स आगे जुड़ रही हैं। तो ये हो गया, पीछे की साइड क्या आ गया हमारा ये पोस्टीरियर लोब आ गया, और ये क्या आ गया हमारा मीडियल लोब। तो इस तरीके से ये कंप्रेस करने की संभावना इसकी ज़्यादा रहती है ये, इसलिए क्या हो गया हमारा मीडियल लोब है, सबसे कॉमन साइड किसकी है बीपीएच की ये। फिर उसके बाद ऐसे जाए तो एंटीरियर लोब, ये हो गया। फिर ये क्या आ गया हमारे ये दोनों बगल में लेटरल लोब आ गए। पीछे क्या आ गया हमारा पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब किस प्रकार डेवलप होता है, किसमें क्या डेवलप होता है, सीए प्रोस्टेट डेवलप होता है ये। तो ये एक तरीके से हमारे क्लासिफिकेशन होता है, इस तरीके से इसके लोब्स को डिवाइड करने का ये। अब जो नया क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं वो हम ये यूज नहीं करते, वो करते हैं एक तरीके से मैकनील जोनल क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से उसके आधार पर भी याद करते हैं मैकनील जोन्स क्लासिफिकेशन। ये है गया हमारा ब्लैडर, ब्लैडर से एक तरीके से क्या निकला हमारा ब्लैडर से एक तरीके से ये लग ये प्रोस्टेट में जो ब्लड इसके आसपास वाला एरिया उसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं। जैसे क्या होता है हमारा बीपीएच ओरिजिनेट होता है, फिर इसके बाद क्या हो गया हमारा सेंट्रल जोन ये, और उसके बाहर भी क्या हो गया हमारा पेरिफेरल जोन, निकाला ये पेरिफेरल जोन। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिशनल जोन। फिर ये क्या हो गया हमारा पेरिफेरल जोन ये। पेरिफेरल जोन से क्या होता है सीए प्रोस्टेट का ओरिजिनेट होता है, और ट्रांजिशन जोन से क्या इसका ओरिजिनेट होता है बीपीएच का ये। बिना पोस्टेड हाइपरप्लेजिया बोलना चाहिए, बार बार हाइपरट्रोफी बोलता रहता हूँ मैं ये जो विश्राम से में करेक्ट कर लेना, बिना पोस्टेड हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रोफी नहीं होता है, करेक्ट कर लेना, विश्राम सिंह में गलत लिखा हुआ है ठीक है। फिर हम आते हैं थोड़ी बहुत जो आर्टरी सप्लाई के नाम पे, तो वो मीडियल रेक्टल आर्टरी, इनफीरियर वेसिकल आर्टरी वगैरह करती हैं, जो हम हमारे स्पेसिफिक नहीं, प्रोस्टेट के लिए कोई स्पेसिफिक आर्टरी वगैरह नहीं आती, तो उसको हम बातचीत नहीं करेंगे। कैप्सूल की बात कर लेते हैं, कैप्सूल की बात हम करते हैं यहाँ तक ग्लैंड्स में। कैप्सूल भी एक तरीके से जुड़ा रहता है हमारा, वो रहता है माइट्रू कैप्सूल, और उसके अलावा जो पेल्विक फेशिया जो होता है वो होता है हमारा फाल्स कैप्सूल ये। रिलेशन की भी बात कर लेते हैं तरीके से, चलो। तो ये हमारे क्या प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट में ये जो कैप्सूल बना हुआ है एक तरीके से ट्रू कैप्सूल है। इसके बाहर से जो पेशिया आता है, पेशिया वाली लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं हम एक तरीके से फाल्स कैप्सूल, इस पर जुड़ती है हमारे
ये होता है हमारा पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम ये। फिर आते हैं हमारे एक तरीके से फेशिया के बाद क्या आता है हमारा, ये पेरिटोनियम फूल आता है। पेरिटोनियम ये होता है रेक्टम। रेक्टम उसके आगे ये होता है हमारे, क्या होती है, पेरिनियल बॉडी होती है, उससे डॉट 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 करके हम जोड़ सकते हैं, क्या होता है, फेशिया और डोनोवेलर्स। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। किसका, मतलब धीरे धीरे रिलेशन आप पता कर सकते हैं क्या है। जैसे पोस्टीरियर रिलेशन क्या होंगे, जैसे कैप्सूल की बात करता हूँ। पहले कैप्सूल हो गया तो हमारा ट्रू कैप्सूल हो गया एक तरीके से। ये होता है पेल्विक फेशिया से। ये तो ये होता है हमारा ट्रू, ये हो गया हमारा फॉल्स कैप्सूल। ये क्या हो गया हमारा रिलेशन में देखें तो इस तरीके से रेट्रो वेसाइकल पाउच हो गया। तो ये हमारा पेरिनियल बॉडी से उससे जोड़ने वाला क्या हो गया, इस तरीके से फेशिया और डोनोवेलर्स। ये क्या है रेक्टम। ये अगर आपको रिलेशन पता लग गए, इस पर आते हैं वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है हमारा इस तरीके से इंटरनल इलियक वेन में तो चला जाए, उसके अलावा कहा जाता है वर्टिबल वीनस प्लेसेस में। क्या कहते हैं, ये वीनस ड्रेन होता है, किससे ड्रेन होता है, प्रोस्टेट। तो इस प्रकार हमारा काम करता है किसका प्रॉपर सिस्टम। हमने बातचीत कर ली है किसी प्रोस्टेट की एनाटॉमी के बारे में। अब हम बातचीत कर रहे हैं किसकी, एक तरीके से बीपीएच की, बिना प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। एक तो ये पता होना चाहिए कि ये ओल्ड एज में आता है, एज रिलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि यंग में ओरिजिनेट नहीं हो सकता, यंग एज में भी आता है, लेकिन यूजुअली नहीं देखने को मिलता। यंग एज में इसलिए आ सकता है क्योंकि मेरा खुद का केस देख रखा, मेरे दोस्त को हुआ था शायद ये। तो उसमें ये था मतलब लेफ्ट फाइंडिंग से बीपीएच निकला, तो मैं काफ़ी हद तक भाई शुरुआती केस में लगा था, जो वो हिस्ट्री के आधार पर बीपीएच लगा रहा था मुझे। लेकिन मुझे ये चीज़ लगी थी कि ये तो बूढ़ा नहीं है, उसको बीपीएच नहीं हो सकता। ये सोच के मैंने उसको बीपीएच डायग्नोसिस नहीं की, मतलब गई तरीके से मैंने बताया नहीं उसको बीपीएच, आगे टेस्टिंग वगैरह तो उसने कराए थे। तो उसके बाद में टेस्टिंग में बीपीएच निकला था, सस्पेक्ट कर रहा था मैं, लेकिन उसमें निकला जरूर था। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा उम्मीद की बात था कि एक तरीके से बूढ़े आदमियों में होता है ज़्यादातर। लेकिन ये तो मतलब वैसे एक दो साल बड़ा ही बराबर का ही हो, मतलब बड़े तो स्कूल में पढ़ा है। तो ये कि तरीके से 20-25 साल के बच्चों में भी हो सकता है। अब ये मुसलमान तो ऐसा कोई गलत कारण हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि उसमें बीपीएच डेवलप हो गया यंग एज में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बीपीएच ओल्ड एज में डेवलप हो। यूजुअली हमको क्या ओल्ड एज में देखने को मिलता है, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ओल्ड एज में नहीं देखने को। और यूजुअली हमको ओल्ड एज में देखने को मिलता है, जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा इंसिडेंस है वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन यंग एज में भी हो सकता है, कोई यंग एज में केस दिखे तो आपको ये बीपीएच को सीधा रूल आउट नहीं कर देना कि बीपीएच तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ये तो इस तरीके से 50 साल के ऊपर के में ज़्यादातर इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, 50 साल से ऊपर के लोगों में। ये तो ये किसके द्वारा होता है, एंडोक्राइन से रिलेटेड होता है, टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड होता है।
बताओ, टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड होता है एंडोक्राइन। तो टेस्टोस्टेरोन इसकी ग्रोथ कैसे कराता है? तो टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है 5 हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, जो कि क्या करता है, इसको किस एंजाइम की सहायता से करता है ये पता होना चाहिए। 5 एड्रीडक्टेज 5 एड्रीडक्टेज इसकी सहायता से हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है वो 5 हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में डेवलप होता है। किस पे? एपिथेलियम पे। ऑन इस तरीके से इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे कट सेक्शन करें तो एपिथेलियम होता है, पूरे डिटेल में जा रहे हैं बीपीएच में, इसके बाद हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे बीपीएच को, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया तो ढंग से पढ़ लीजिए। एक तो वो पार्ट होता है इसका एपिथेलियम, दूसरा पार्ट क्या होता है इसका एपिथेलियम के अलावा, दूसरा पार्ट होता है स्ट्रोमा, और उसके अलावा दो पार्ट होते हैं इस तरीके से कट सेक्शन में, स्ट्रोमा और एक तरीके एपिथेलियम। स्ट्रोमा में क्या होता है, हमारा कोलेजन होता है और कहते हैं स्मूथ मसल होती है। तो इस पर क्या होता है हमारे एक तरीके से अल्फा नर्व एंडिंग होती है, इस तरीके से एड्रीनर्जिक नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती है, जिसके कारण क्या है इस पर एक तरीके से अल्फा ब्लॉकर काम कर जाते हैं। एपिथेलियम पे क्या होता है हमारा स्ट्रोमा टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर होता है। यानी कि यदि किसी केस में यदि स्ट्रोमा की मात्रा ज़्यादा है बीपीएच में, तो आप क्या ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे? एल्फा ब्लॉकर। और यदि एपिथेलियम की मात्रा ज़्यादा है तो क्या यूज़ करेंगे हम? इस तरीके से इसमें जो 5 एल्डेटेज होता है, इस तरीके से उसके इनिबिटर्स यूज़ कर देते हैं, फिनास्टेराइड जो स्टेरॉइड है। ये चीज़ें आप पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में, हालांकि मैं मेंशन करूँगा तो पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये चीज़ें तो हम उसको यूज करते हैं किसमें? इसमें। और क्या पता होना चाहिए आपको? ये यदि मान के चलो दोनों बराबर हैं, मान के चलो ये पता नहीं लग रहा कौन ज़्यादा बड़ा है कौन ज़्यादा छोटा है, यदि आपको सीधे रेंडम में पूछा जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगी हमारी अल्फा ब्लॉकर। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो हमारी 5 एल्डिटेज वाले इनिवेटर है, फिनास्टेराइड है, डेस्टेराइड है, इनको जो इफेक्ट दिखाने में क्या है, जो 1 महीना लगता है कम से कम ये, और मैक्सिमम इफेक्ट जो 6 महीने पे दिखाते हैं। अब इतना ज़्यादा बस की बात तो है होती नहीं कि इसका टॉयलेट नहीं आ रहा उसे 1 महीने बाद ट्रीटमेंट असर करेगा, ये चीज़ संभव नहीं है ना। और हमारा कोई छोटी मोटा कैंसर वैंसर होता है मान चलो उसके साथ भी चल जाते, क्योंकि कैंसर में सीधे परमानेंट ट्रीटमेंट के टाइम तो सीधे निकालना होता है। यदि सीवियर केस है, यदि छोटा मोटा केस है तो कीमोथेरेपी रिजीम चलाते हैं लंबे टाइम तक। अब इसमें तो दिक्कत आ रही है ना परमानेंट उसको, तो उसमें हम इस तरीके से इसको चलाएंगे जरूर। यदि ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, एपिथेलियम वगैरह टेस्टोस्टेरोन लेवल का उसने दिक्कत कर रखी है तो, लेकिन ये फिर भी हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रहेगा, हमारा अल्फा एडिनिन ब्लॉकर रहेगा, क्योंकि मेन जो दिक्कत देता है वो कोलेजन और स्मूथ मसाले तो देंगे। हाँ ये चीज़ है ना कि जो चीज़ें इस तरीके रास्ता हार्ड होगा, एक तरीके से ऑब्स्टिकल है वो ज़्यादा मजबूत होगा तभी तो दिक्कत आएगी ना। यदि वो ऑब्स्टिकल है सामने वो स्मूथ सा है, भले उसका साइज बड़ा हो, लेकिन आप वो आसानी से पार कर सकते हैं। मैं आई होप मुझे समझ पा रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये चीज़ें। तो इसलिए क्योंकि हम अल्फा ब्लॉकर को प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में यूज़ करते हैं। ये सिम्टम कैसे कैसे आएंगे, तो पुअर स्ट्रीम आएगी, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, इस तरीके से पुअर स्ट्रीम रहेगी, इस तरीके से आसानी में निकलेगा नहीं। यदि आपने यूरिन क्लियर कर भी दिया तो काफ़ी सारी चीज़ें रह जाएंगी, क्योंकि ब्लैडर पूरा खाली नहीं होगा, ब्लैडर भी तो जोर लगाएगा ना। अब ब्लैडर जोर लगाने की संभावना भी एक ही है, और वो भी यदि ज़्यादा यूरिन हो तभी जोर लगा सकता है, यदि थोड़ा बहुत यूरिन बच गया तब उतना जोर नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके मैंने बताया ट्राइगोन वाला एरिया होता है, उससे नीचे कॉन्ट्रैक्ट तो निकलेंगे, और ट्राइगोन वाले एरिया में तो रह जाएगा इस तरीके से यूरिन हमारा। तो इस तरीके से उसमें काफ़ी सारा यूरिन है, इस तरीके से बच जाएगा ब्लैडर में, तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्लैडर फुल है, अभी हमें और करना चाहिए यूरिन को। तो या तो यूरिन एक तो धीमे धीमे आएगा, यूरिन आपने कर भी दिया तो आपको ऐसा लगेगा यानी कि इस तरीके से रात में उठ के बार बार यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं। ये घटनाएं आपके संग हो सकती हैं यदि एक तरीके से हमको सिम्टम को लिख में लिखा जाए, तो प्रॉपर सिम्टम में तो अगला पन्ना चेंज करना पड़ेगा। सिम्टम के मिल गया था, फ्रिक्वेंसी रहेगी इस तरीके से बहुत ज़्यादा बार बार आएंगे जाएंगे आप। ये काफ़ी कॉमन है, मतलब ये मैं जब मैं आरबीएम में रहता हूँ मेरे प्रैक्टिस के नाम पे,
तब मैंने पहली पहली बार जब मैंने ढंग से हिस्ट्री ली थी किसी की, तो उसके भी BPH ही था, ये मान लीजिए। इसलिए इतना कॉमन है ये, मान लीजिए मैं मेरे दोस्तों में निकल आया, मेरे पेशेंट देखो उसमें निकल आया, तो इसलिए ये चीज़ है। तो ये नॉक्टियूरिया होता है। हालांकि मैंने उसमें बूढ़े आदमी सस्पेक्ट किया, बाकी मुझे पता नहीं था, सही में जब मैं निकला पता नहीं निकला था, मैंने हिस्ट्री के आधार पर निकाला था कि BPH हो सकता है उसको। हाँ, ये इस प्रकार हमारा काम करता है किसका, इस तरीके से क्लिनिकल फीचर है ये। डिजिटल लेटरल एग्जामिनेशन मैंने पूछा है, गलने में पता होना चाहिए पोस्टीरियर केस में ये स्मूथ इलास्टिक एलाइनमेंट होता है, किसके केस में, हमारा ये BPH के केस में, और इसमें और एनलार्ज और किसमें होता है, हार्ड होगा तो इस तरीके से हार्ड अलाइनमेंट होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा CA प्रोस्टेट होगा। ये डिजिटल एग्जामिनेशन में क्या होता है, स्मूथ इलास्टिक एनलार्जमेंट, ये डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में ये है। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करेंगे, यूरो यूरोफ्लोमेट्री कर रहे हैं। यूरोफ्लोमेट्री में क्या निकालते थे, फ्लो नाप सकते हैं इस तरीके से, किसका, यूरिन का, उसको क्या कहते हैं, क्यूमैक्स से करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए क्या होता है, इस तरीके से वो रहता है हमारा 10 से कम, ये किसमें, BPH में। और नॉर्मल कितना रहता है, नॉर्मल रहता है 15 से ज़्यादा, ये बीच में हम किसी से भी क्यूर मार सकते हैं। और फिर उससे बाद रह गया हमारा दूसरा सिस्टोमेट्री। सिस्टोमेट्री क्या होता है, एक तरीके से हमारा जब ये यूरिन अटकेगा तो ब्लड प्रेशर लगाएगा ना, तो प्रेशर ब्लड भी तो बढ़ाएगा, तो प्रेशर बढ़ने को नापते हैं, तो इसको कहते हैं सिस्टोमेट्री करते हैं। सिस्टोमेट्री कहते हैं ब्लडर प्रेशर, ब्लडर प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 cm/H2O से ज़्यादा है तो किस में आता है, हम BPH में आ जाते हैं। तो BPH में के लिए दो कंडीशन है, एक तो हमारे 10 m से कम होना चाहिए, यानी इस तरीके से 10 मिलीलीटर पर सेकेंड से कम होना चाहिए, और इस तरीके से प्रेशर है वो 80 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया माना जाता है। ये RX पे बात करते हैं, तो हमने बातचीत करी थी अल्फा ब्लॉकर यूज़ करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या रहेगा हमारा, अल्फा ब्लॉकर, इसमें आते हैं बस में, जब भी जब अल्फा ब्लॉकर की बात तो करिए ट्राजोसिन, और मेन जो ट्रीटमेंट रहता है उसका रहता है हमारा टेम्सुलोसिन मेन ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यों है, क्योंकि तरीके से रिसेप्टर स्पेसिफिक है, क्योंकि ये एक तरह का हमारा हाइपोटेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं ये ड्रग्स हैं, लेकिन ये क्या है कि द स्पेसिफिक प्रोस्टेट वाले जो रिसेप्टर है उस पर काम करेगा। टेम्सुलोसिन है वो एक तरीके से, और थोड़ी सी एवोटॉपिक प्रॉपर्टी भी देखने को मिल जाती है, हालांकि उसको मेंशन करते नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी बार फार्मा में पूछा गया है, मैं 2 या 3 बार तो मैंने ही लिखा था क्वेश्चन है, सेमेस्टर में पूछा गया था, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में देखने पूछा गया था, टेम्सुलोसिन यूज इन BPH, तो उसमें बताना था मैकेनिज्म क्या थी कि टेम्सुलोसिन को कोई प्रेफर करते हैं, इसकी बात हम तभी करेंगे। रिसेप्टर वगैरह पता होना चाहिए, अल्फा वन रिसेप्टर क्या होता है कोई ढंग से पता ही नहीं होगा, तो ये चीज़ है। फिर से आते सेकेंड लाइन क्या होगी हमारी, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होती है। तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, इसमें क्या से आते हैं, मैंने बताया थी फिनास्टेराइड, डूस्टेराइड, ये होता है, ये तो इसका ये बीच में हम उपयोग कर सकते हैं, लास्ट लार्ज लेवल पे हो प्रोस्टेट, यदि मान के चले इस तरीके से दोनों चीज़ों से भी हल नहीं हो पा रहा है इस तरीके से, तो हम क्या होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से सर्जिकल ट्रीटमेंट के नाम पे सर्जरी पे पहुँचने, जैसे ये टॉपिक सर्जरी में आता है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत पता होना चाहिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होते हैं, हम
TURP यूज करते हैं। TURP क्या होता है? ट्रांसलेटर रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ट्रांसलेटर रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अब इसमें क्या करते हैं, मैं बात करिए एक बेसिक प्रोस्टेट है, तो मैंने प्रोस्टेट की बात करी, तो प्रोस्टेट में इस तरीके से हम क्या घुसाते हैं, इस तरीके से यहाँ से एक हम इलेक्ट्रिक वगैरह वाली घुसाते हैं, इस तरीके से कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप घुसाते हैं, और उसके अलावा जो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आ गया वो होता है, हमारा प्रोस्टेट जो बढ़ गया होता है उसको क्लियर करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते करते उसको क्लियर करते हैं। इस तरीके से जो भी ब्लीडिंग आ रही होती है उसको रोकने के लिए हम क्या कहते हैं 1.5% ग्लाइसिन यूज करते हैं। ये कौन सी टेक्निक आती है इसमें? नेस्बाइट टेक्निक यूज करते हैं, नेस्बाइट टेक्निक, नेस्बाइट टेक्निक यूज करते हैं। और इरिगेशन के लिए क्या यूज करते हैं? 1.5% ग्लाइसिन यूज करते हैं। ये तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है, किसके लिए? हमारा जैसे TURP का। TURP जो हमारा पता होना चाहिए कि इस तरह से कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में जो हमारा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो होता है हमारा रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन। होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन मोस्ट कॉमन कॉज कॉम्प्लिकेशन है 57-75%। इजैकुलेशन का मतलब इजेक्शन से समझ लेना कि खड़े होने का समझ क्या था। मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से जो हमारा सीमन होता है उसके सिक्रीशन की, तो जरूरी नहीं है कि वो आगे जाए, इसके साथ पीछे भी आ सकता है। वो उसको जो हमने रोकने वाला रास्ता था वो है वही हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो ऊपर जाने वाला रास्ता था। इसलिए वो हो सकता है कि हमारा सीमन आगे जाने के पीछे चला जाए, तो वो इनफर्टिलिटी तक में डेवलप हो सकता है, तो इम्पोर्टेंसी में डेवलप हो सकता है, और इनकन्वीनियंस भी डेवलप हो सकती है। ये चीज़ है। इतना याद रहना चाहिए। सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स है क्या होता है इसका ये। और थोड़ा जो पता होना चाहिए वो आता है हमारे TUR सिंड्रोम। TUR सिंड्रोम किसमें देखने को मिलता है हमको? एक तरीके से जो लॉन्ग सर्जरी होती है, लॉन्ग सर्जरी, उसमें जैसे कि इसमें प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो, तो वैसे ही प्रोस्टेट का साइज बड़ा होगा तो इसे काटने काटने में को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके 75 ग्राम से बड़ी हो, या फिर इस तरीके से सर्जरी जो किसी भी कारण से सर्जरी है वो इस तरीके से 90 मिनट से ज़्यादा चल जाए, तो उसमें मतलब TUR सिंड्रोम डाला होता है। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसमें क्या देखने को मिलता है? वाटर इंटॉक्सिकेशन, ये वाटर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया हमारे इस तरीके शरीर में इकट्ठा, और इसमें क्या हो गया हमारा डायल्यूशन हाइपोनेट्रीमिया, ये डेवलप हो गया। इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से फ्लूइड ओवरलोड वगैरह हो गया तो RS क्या जाएगा, हम डायरेटिक्स यूज करेंगे। कौन सा ड्राइव यूज करते हैं? फुरोसेमाइड ड्राइव यूज। ये हो गया हमारा TUR सिंड्रोम। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, यदि 75 से ज़्यादा बड़ी है प्रोस्टेट, 75 ग्राम से ज़्यादा मतलब साइज का प्रोस्टेट का, तो हम सीधे क्या करते हैं, हम कहते हैं प्रोस्टेडोटमी करते हैं। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है? फ्रेयर्स सुप्रापिवी प्रोस्टेटेक्टमी। इससे बताया था क्या आंसर है? फ्रेयर्स सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेटोमी ये करते हैं ये। फिर आता है पेरिटोनाइटिस पे, एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया। मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल सारे जो यूनिनेटेड वगैरह क्या इकोलाई हुआ, ये जो हमारे नॉर्मल सिम्टम जो होते हैं वो मैं वो जिसमें देख रहा हूँ डिजिटल एग्जामिनेशन सबका पता होना चाहिए। डिजिटल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा? एनलार्ज मिलेगा, पोस्टेड समय मिलता है एनलार्ज। इसके अलावा टेंडर बॉगी, टेंडर बॉगी ध्यान रखो, टेंडर बॉगी भी ध्यान रख सकते हैं। ये हालांकि इसको क्वेश्चन को पूछता नहीं ज़्यादातर ये चीज़ है। इसमें कैथालाइजेशन वगैरह जो होगा इस तरीके से पहले तो कर रहे थे, हम इसमें नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक क्या देते हैं हम? एंटीबायोटिक इस तरीके से वो देते हैं हम इस तरीके से TMP
ऐसे में यूज़ करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन कहते हैं इसको। हाँ, ये कि इसे किसके लिए यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है ये। किसने के चेक करते हैं? वो 3 to 4 मंथ के लिए करते हैं, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट जाता है इसका। इसी कॉम्प्लिकेशन के रूप में डेवलप हो जाता है क्या? प्रोस्टेटिक एब्सेस। ये कॉम्प्लिकेशन है, इसमें कैसे देखने को मिलेगी? एक तरीके से डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ट्रांसयूरेथ्रल अल्ट्रासाउंड ट्रांसलेटर या पेल्विक सीटी से करेंगे। हाँ, ये चीज़, ये प्रोस्टेट एब्सेस एक कॉम्प्लिकेशन में कोई पूछता ही नहीं है। प्रोस्टेटिक कैलकुलाई के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या है? कॉर्पोरा अमाइलेक्टा होता है। कॉर्पोरा एमाइलिसिया, इसमें क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये इसलिए बेकार हो गया हमारा किसका एक तरीके से जो भी हमको बातचीत करनी थी प्रोस्टेट रिलेटेड वो हमने कर ली है। बाकी हमारे प्रोस्टेट का टॉपिक बढ़ता है, उसके बारे में हम तभी बातचीत करेंगे जब हम पैथोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे। तो सी यू सून। हमारी एनाटॉमी लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो आप पढ़ते रहिए। बीपीएस का टॉपिक जरूर पढ़े, ठीक है? इसके बाद नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है।